सिंह यादव जी दो लोगों की बात सबसे ज्यादा किया करते थे, किसान और नौजवान। एक व्यक्ति आया देश का प्रधानमंत्री बनने 10 साल पहले, तो कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार। बाद में पूछा गया तो कहा कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। अच्छा, 2014 के पहले पकौड़ा नहीं तलता था क्या? पहले भी तो पकौड़ा तलता, लेकिन जो बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीएड कर लिया, बीडीसी कर लिया, पीएचडी कर लिया, पकौड़ा तलेगा? उसको तो रोजगार सम्मान देना चाहिए था। आंकड़ा क्या कहता है कि 12 करोड़ नौकरी खत्म हो गई पिछले 10 साल। तो उस नेता ने वादा किया था कि हमको अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देंगे, और आज क्या हुआ है कि 10 साल में 12 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। और आसान भाषा में आपको बताऊं कि 100 में 83 लोग आज की तारीख में बेरोजगार। प्रधान के चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव आप करते, हम करते, तो आपके ही वोट से कोई प्रधान बनता है और आपके ही वोट से कोई प्रधानमंत्री बनता है। 70 साल में जितना पेट्रोल 70 रुपया पहुंचा था, 10 साल में 100 रुपया पहुंचा दिया। महंगाई आपसे रुक नहीं रही, बेरोजगारी आपसे दूर नहीं हो रही, किसानों का कष्ट आपसे दूर नहीं हो रहा, आप कोई अच्छा काम कर नहीं पा रहे, और आपकी उम्र हो गई है 74 साल की, तो अब देश के लोग आपसे कह रहे हैं कि मालिक बहुत सेवा कर ली देश की, इस बार हम आपको विदाई देंगे और जाइए अब आराम करिए, बहुत काम कर। बताओ विदाई दोगे कि नहीं? विदाई दोगे कि नहीं? यही कहने में आपका है। तो जो कोई चुनाव लड़ने आता है वो ये सोच कर आता है, वो या जनता के बीच में जाता है और कहता है कि आप हमें मौका देंगे तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। वो काम गिनवाता है और कहता है कि आप हमको वोट दीजिए, आप हमको वोट दे देंगे तो हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, आपको स्मार्ट शहर बनवाएंगे, स्मार्ट गांव बनवाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल 35 रुपए में बिकवाएंगे, चीनी 15 रुपए में बिकवाएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, आमदनी दुगुनी कर देंगे किसानों की। ये सारा वादा करते हैं और फिर अगर वो चुनाव जीत जाए और वादा पूरा न करें, 10 साल हो जाए, उसके बाद फिर आगे कहें एक बार और मौका चाहिए। अब जैसे गांव में कोई जेब से 1-1 रुपया बचा करके कोई अपने बच्चे को पढ़ने दीजिए कि जाओ तो पढ़ाई करो, एक बार परीक्षा में फेल हो जाए तो आप कहते हैं अच्छा एक मौका आ, जबकि बच्चा ये बोल के गया था कि बस एक मौका देना, अगर परीक्षा में पास न हो जाऊं तो जिस चौराहे पर बुलाना हम वापस चले आएंगे। बेटा ये कह के गया, और आपको जब फेल हो गया परीक्षा में तो कहा कि एक मौका और दे दो। आप घर वाले हैं, आपने भी सोचा चलो अच्छा एक बार और दे दो। दोबारा भी फेल हो जाए तो क्या करेंगे? उसको वापस बुलाएंगे कि भाई तुम कुछ और काम कर लो, लेकिन झूठ और लूट की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी सम्मानित बड़े बूढ़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को बहुत धन्यवाद कि इतनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत लोग चले भी गए, 1 बजे के बैठे हैं और हम लोग थोड़ा देर, अब चूंकि ऐसे ही तो लड़ाई है, यही सब तो चुनौती है। और इसका वजह ये है कि बहुत दूर दूर का कार्यक्रम बन गया, लेकिन ये आप सबका धन्यवाद है हमारी तरफ से कि आप सब लोग फिर भी बैठे हुए हैं। तो जिस वजह से बैठे हुए सीधे वही बात की जाएगी। आप सब सम्मानित लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, अनुभवी हैं। आप सबको पता होगा कि हम लोग क्यों आए हैं। ऐसे तो भाई जीवन सबका चलता रहता है, बहुत सारी चीजें बहुत पहले से चलती चली आ रही हैं, सिस्टम चल रहा है। बीच में एक मौका आता है चुनाव का, और चुनाव से बहुत कुछ तय होता है। छोटे चुनाव से लेकर के, जैसे प्रधान के चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव आप करते हैं, हम करते हैं। तो आपके ही वोट से कोई प्रधान बनता है और आपके ही वोट से कोई प्रधानमंत्री बनता है, आपके ही वोट से कोई सांसद बनता है और आपके ही वोट से कोई मुख्यमंत्री बनता है। तो जो कोई चुनाव लड़ने आता है वो ये सोच कर आता है, वो या जनता के बीच में जाता है और कहता है कि आप हमें मौका देंगे तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। वो काम गिनवाता है
और कहता है कि आप हमको वोट दीजिए, आप हमको वोट दे देंगे तो हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, आपको स्मार्ट शहर बनवाएंगे, स्मार्ट गांव बनवाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल 35 रुपए में बिकवाएंगे, चीनी 15 रुपए में बिकवाएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, आमदनी दुगुनी कर देंगे किसानों की। ये सारा वादा करते हैं और फिर अगर वो चुनाव जीत जाए और वादा पूरा न करें, 10 साल हो जाए, उसके बाद फिर आगे कहें कि एक बार और मौका चाहिए। अब जैसे गांव में कोई जेब से 1-1 रुपया बचा करके कोई अपने बच्चे को पढ़ने भेजे कि जाओ तुम पढ़ाई करो, एक बार परीक्षा में फेल हो जाए तो आप कहते हैं अच्छा एक मौका और, जबकि बच्चा ये बोल के गया था कि बस एक मौका देना, अगर परीक्षा में पास न हो जाऊं तो जिस चौराहे पर बुलाना हम वापस चले आएंगे। बेटा ये कह के गया और आपको जब फेल हो गया परीक्षा में तो कहा कि एक मौका और दे दो। तो आप घर वाले हैं, आपने भी सोचा चलो अच्छा एक बार और देख लेते हैं। दोबारा भी फेल हो जाए तो क्या करेंगे? उसको वापस बुलाएंगे कि नहीं कि भाई तुम कुछ और काम कर लो? नहीं, वो एक काम हो पा रहा है, कुछ और काम करो। हम लोग फर्रुखाबाद जिले में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ के बड़े नेता हुआ करते थे और समाजवाद की एक बड़ी लंबी आंदोलन की विरासत है। और गांव के लोगों, हम सब जानते हैं कि तवा पर रोटी पलटो ना तो जल जाती है, इसलिए रोटी को पलटते रहना होता है। 5 साल बाद वो मौका पलटने का आता है, चुनाव का, और अगर उस समय रोटी नहीं पलटे तो रोटी जल जाएगी, खाने लायक नहीं बचेगी। तो अब हम कहने क्या आए हैं आपसे? रफीकुल मुल्क नेताजी मुलायम सिंह यादव जी सदन में खड़े होकर कहा करते थे कि सारे धंधे मुनाफे के हैं और किसानों का धंधा घाटे का है। अगर किसान की पूरी मेहनत जोड़ दी जाए, किसान का पूरा लागत जोड़ दी जाए और पूरे परिवार चूंकि किसानी में लगा रहता है उसको जोड़ दिया जाए तो उतना उसको मुनाफा नहीं होता, वो तो केवल किसी तरह गुजारा कर। समाजवादी आंदोलन के नारे हुआ करते थे, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती, पढ़ाई मुफ्त, सिंचाई मुफ्त, दवाई मुफ्त। और सारा समाजवादी आंदोलन में माननीय नेताजी ने तो पूरे प्रदेश देश भर में इसको फैलाया। तो वो समाजवाद के ही तो थे, उन्होंने डॉक्टर लोहिया से यही तो लड़ाई सीखी। तो मुफ्त में सिंचाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में दवाई, और आज पढ़ाई बिक गई। आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मेरा घर आजमगढ़, बहुत दूर यहाँ पूर्वांचल में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 साल प्रोफेसर रहा, 14-15 साल पढ़ाया। 14 साल पहले जिस पढ़ाई की फीस 4,000 रुपया थी ना एक साल की, आज की तारीख में वो 40,000 50,000 हो गई। आपकी आमदनी बढ़ी क्या 10 गुना? फीस बढ़ गई विद्यार्थी की, और जहां फीस नहीं लगती वहां की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही। तो बताओ पढ़ाई महंगी हुई, खेती किसानी में वो लागत बची नहीं। पहले पार्ले जी का पैकेट आता था, पुराने लोग सब जानते होंगे, मान लीजिए 2 रुपए का है तो 10 बिस्किट था। समय बढ़ा तो 2 रुपए में ही 5 बिस्किट हो गया। आजकल 3-4 बिस्किट आ रहा है। कुछ दिन और ऐसे रहेगा तो 2 रुपया में 2 बिस्किट मिलेगा। रुपया नहीं बढ़ा, रुपया उतना है। पैकेट खाद लेते थे 50 किलो, 5 किलो घटाया उतना रुपया, फिर बाद में पता चला कि रुपया भी बढ़ गया खाद का, और 10 किलो खाद कम हो गई। बताइए कोई सुविधा मिली? इसलिए खेती किसानी के नाम पर अगर कोई सरकार फेल हो जाए तो किसान उसको, सरकार को सजा देगा कि नहीं सजा देगा? ये देने का काम लोकतंत्र ने दिया, संविधान ने दिया। संविधान ने तो वोट देने का अधिकार देता है कि आपके वोट से बदलेगा। संविधान नहीं था तो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह तय कर दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। तो आपके वोट से राजा कोई बनता है। तो अगर जिसने कोई वादा किया और वादा नहीं पूरा किया तो आप सजा देंगे कि नहीं सजा देंगे? चुनाव तो इसीलिए होता है। अब दूसरी बात देखिए, जब नौजवानों को कहा कि रोजगार देंगे, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी 2 लोगों की बात सबसे ज्यादा किया करते थे, किसान
और नौजवान। एक व्यक्ति आया देश का प्रधानमंत्री बनने 10 साल पहले, तो कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार। और जितने नौजवान बैठे हैं पूछिए, बाद में पूछा गया तो कहा कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। अच्छा, 2014 के पहले पकौड़ा नहीं तलता था क्या कोई? पहले भी तो पकौड़ा तलता था। लेकिन जो बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, पीएचडी कर लिया, वो पकौड़ा तलेगा? उसको तो रोजगार सम्मान देना चाहिए था। आंकड़ा क्या कहता है कि 12 करोड़ नौकरी खत्म हो गई पिछले 10 साल में। तो उस नेता ने वादा किया था कि हमको अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देंगे, और आज क्या हुआ है कि 10 साल में 12 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। और आसान भाषा में आपको बताऊं कि 100 में 83 लोग आज की तारीख में बेरोजगार हैं। तो नौजवान भी जब वोट देने जाएंगे तो ऐसी सरकार को वोट देंगे क्या? जब परीक्षा देने जाओ, एक तो पढ़ाई कितने लोगों को मौका मिल पाता है? जिसके जेब में 2 रुपया बचता है ना, वही अपने घर के बेटा बेटी को पढ़ने भेज पाता है। नहीं तो भाई खेत में काम करेगा, मजदूरी करेगा, तब ना घर का परिवार का खर्चा चलेगा। कहां इतना पैसा सबको पढ़ाने का? और जो पढ़ने बाहर गया वो नौजवान पूरे साल तैयारी किया, 2 साल 3 साल तैयारी किया, और जब तैयारी करने के बाद परीक्षा देने का समय आया और परीक्षा दे के लौट रहा है तो पता चला पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गए, फिर परीक्षा होगी साल 6 महीना बाद। बताइए नुकसान किसका हुआ? अरे भाई, आपके जेब का किसान और नौजवान दोनों तबाह, दोनों बर्बाद। तो बताइए सजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और सजा देना चाहिए तो वोट से ही तो सजा देंगे भाई। आप एक ही चीज पूछिए, वो भी नेता आएंगे 10 साल यहाँ के सांसद रहे, आप भी तो हाथ जोड़ के पूछेंगे ना कि सांसद जी 10 साल के काम का हिसाब दे दो, और वही हिसाब दे दो। अगर आपने अच्छा काम किया तो हम आपको वोट दे देंगे, और नहीं किया है तो अच्छा ठीक है, प्रणाम, बहुत हो गई उम्र, थोड़ा आराम करिए, अब दूसरे नौजवानों को मौका दीजिए। फर्रुखाबाद से एक नौजवान आपके बीच में प्रत्याशी है, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य। अब नए आदमी को मौका दीजिए जो इतना पढ़ा लिखा है और इतना प्रसिद्ध है, इलाज भी करता है। तो जो लोग कहीं से बोल देते हैं कि गरीब हैं, इनके दुखिया हैं, इनके इलाज नहीं हो पाता, मुफ्त में इलाज कर देते। ऐसे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य कम उम्र में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने उनको प्रत्याशी बनाया। भाई मौका दिया ना। पीडीए की बात करते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और उनको मौका दिया। नए लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, और विचारधारा की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए। तो इसलिए एक बात केवल आपसे कहनी है, गांव के लोगों, आप सब जानते हो, गांव में भी लोग रहा करते थे। तो गांव में किसी के घर में शादी ब्याह पड़ता था तो पहले चारपाई सबके घर से मांग के आती है ना, उस पर डायरी बना के लिख ले जाता था, फलाने चारपाई है, नेल पॉलिश से लिख देते थे। हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे तो चारपाई जुटाते थे, गांव में शादी है तो सबके घर से चारपाई आ रही, चौका बेलन बर्तन आ रहा। और जिस दिन शादी होती थी पूरा घर, पूरा गांव बैठ करके कि हमारी बहन बेटी है, इसकी इज्जत हमारी इज्जत। गांव में मोहब्बत प्यार है, और अब गांव गांव में बंटवारा कर दिया, जाति को जाति से लड़ा दिया। इस जाति वाले उस जाति से लड़ रहे हैं, उस जाति वाले उससे लड़ रहे हैं, और धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। यही मौसम है गांव में, खेत में कभी कभी आग लग जाती है। गेहूं जब पक के तैयार होता है दुर्घटना हो जाती है। जब आग लगती है तो जब गेहूं का फसल जलने लगे तो मेड़ देखती है क्या? मेड़ पहचानती है क्या? एक तरफ से आग लगती चली जाएगी और जो लपेट में आएगा जलता जाएगा कि नहीं गेहूं? बताइए आप, मेड़ देखेगी क्या? वो आग ये देखेगी क्या कि किस जाति बिरादरी वाले का खेत है? बताइए, आग देखती है क्या? वो आग ये देखती है क्या कि किसी का धर्म, किस धर्म वाले का खेत है? जो उसके लपेटे में आएगा सब जलकर राख हो जाएगा। इसलिए जब देश में इस तरह की कोई आग लगाई जाए तो जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कौन सी चीज ऐसी है? बोला था 35 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, बताओ आप पेट्रोल कितने रुपए का है? 100 रुपए का पेट्रोल है कि नहीं? पेट्रोल और डीजल लगभग बराबर कर दिया, आमदनी बढ़ी क्या हमारी? 70 साल में जितना पेट्रोल 70 रुपया पहुंचा था, 10 साल में 100 रुपया पहुंचा दिया। महंगाई आपसे रुक नहीं रही, बेरोजगारी आपसे दूर नहीं हो रही, किसानों का कष्ट आपसे दूर नहीं हो रहा, आप कोई अच्छा काम कर नहीं पा रहे।
और आपकी उम्र हो गई है अब 74 साल की, तो अब देश के लोग आपसे कह रहे हैं कि मालिक बहुत सेवा कर ली देश की, इस बार हम आपको विदाई देंगे और जाइए अब आराम करिए, बहुत काम कर। बताओ विदाई दोगे कि नहीं? आप विदाई दोगे कि नहीं? यही कहने में आपसे आया। उत्तर प्रदेश ने ही स्वागत किया था, अब उत्तर प्रदेश से ही विदाई। 74 साल उम्र हो गई, काम हो नहीं पाया, फेल हो गए, तो हाथ जोड़ करके बराबर सम्मान से विदाई देने का वक्त है कि यही हमारा मुद्दा है। और इसीलिए कह रहा हूं, जब आग लगे गांव में जब आग लगे, तो जब वो गेहूं के खेत को बुझाना होता है तो एक एक आदमी अपना अपना खेत का आग बुझाए। पूरब में आग लगे, पश्चिम वाला बैठ कर मुस्कुराए कि हमारे खेत में तो आग आई नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ होगा नहीं। आग उसके भी खेत को जला देगी कि नहीं जलाएगी? बस इतना ही है कि पहला जिसका नंबर आ गया वो पहले जल गया, आपका नंबर बाद में आएगा तो आपका जल जाएगा। इसलिए पूरा गांव दौड़ पड़ता है जिधर आग लगी होती है, और दौड़ करके पूरे आग को बुझाता है ताकि आग किसी के भी खेत को न बुझा पाए। ये देश भी हमारा गांव है, ये देश भी हमारा गांव है जिसने हमें बनाया है। अगर इस गांव में महंगाई की आग लगाई जाएगी, बेरोजगारी की आग लगाई जाएगी, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत की आग लगाई जाएगी, जातियों को जाति से लड़ाने की आग लगाई जाएगी, तो बताओ हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं कि हम खड़े होकर आपको बुझाएं, सब लोग बुझाएं? यही अपील कर रहे हैं हमारे। और कोई बड़ी भाषण की बात नहीं, 2 ही 3-4 बात हमने आपको मोटा मोटी बताई। समाजवादी पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के लोग, उन लोगों ने गठबंधन बनाया जो कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आए तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बताइए हमारे काम की बात है कि नहीं? और जो 10 साल से सरकार में वो किसानों के कर्जे को माफ नहीं कर रहा, कर्जा बढ़ा दिया। 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो सकता है, किसान का काहे नहीं माफ हुआ ना? तो जिसको वोट दो वो जो कहे कि आपका कर्जा माफ करेगा, और वो वोट देने, वो कर्जा माफ करने की बात कौन कर रहा है? इंडिया गठबंधन कर रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नौकरी पहले परमानेंट होती थी, अब अग्निवीर कर दिया। 4 साल में नौकरी में रिटायर। बताओ नौजवानों, 4 साल की नौकरी कोई करेगा? आप बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप अगर अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आप चाहेंगे केवल 4 साल की नौकरी करें? 18 साल में नौकरी में हुआ, 22 साल में रिटायर हो गया, तो 22 साल का आदमी रिटायर होगा। अच्छा 74 साल का आदमी कहेगा हमको एक बार और प्रधानमंत्री बना दीजिए। 74 साल वाले को भी अब रिटायर करने का वक्त आ गया है कि नहीं? भाई 74 साल हो गई उम्र, अब थोड़ा आराम किया जाए। जो कहता है कि अग्निवीर की नौकरी खत्म करके सबको पक्की नौकरी देंगे, उसी को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो नौजवानों की जो बात करें, किसानों की जो बात करें, महंगाई बेरोजगारी की बात करें, आपका वोट उसे ही मिलेगा ना? अब एक आखिरी बात, क्योंकि आगे भी बहुत सारी बैठक है, तुरंत हम लोग को जाना है। आज की तारीख में आप क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, सबकी आजादी आपको मिली है। जिस रास्ते पे जाना हो जाइए। पहले के जमाने में गांवों में होता था, जाति बिरादरी देखते थे लोग। कुछ लोग अपने को कहते थे हम बड़ी जाति के, और कुछ लोगों को कहते थे छोटी जाति के। हमारे सामने से मत आओ, चप्पल उतार कर जाओ, चारपाई पर मत बैठो, हमारे खाने में मत खाओ, बर्तन तुम्हारा अलग रहेगा। बताओ हुआ था कि नहीं? हर गाँव में होता था। भारत का संविधान जब बना तो ये बंटवारे को खत्म करने का कानून बनाया कि नहीं? आज अगर कोई आपके साथ जाति के नाम पर भेदभाव करे तो आप थाने जाएंगे और आप कार्रवाई के लिए अपील करेंगे, तो आपको सुनवाई होगी कि नहीं? आप आजाद हैं, जो मन करे खाइए, जो मन करे पहनिए, है ना आजाद? मान लीजिए कोई सरकारी आदेश हो जाए कि अब आपको पूरे गांव वाले के केवल खिचड़ी खाएंगे और कुछ अब नहीं खा सकते, दाल रोटी नहीं खाएंगे, तो कहो कि जब हमारा मन कर रहा है दाल रोटी खाने का, तो पता चला पुलिस आएगी, मुकदमा कर देगी। बचाएगा कौन? बचाएगा कौन? तो बचाता कौन है? संविधान बचाता है कि नहीं? गांव वाले आप लोग बताइए, संविधान आजादी देता है ना कि जो मन करे खाएं, जो मन करे पहने। अभी मान लीजिए एक आदेश आ जाए सरकार की तरफ से कि सारे लोग अब लुंगी और बनियान पहन के घूमेंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं भाई हमारा जो मन करेगा वो पहन के घूमेंगे। तो ये अधिकार कौन कहता है आपको? आपको भारत का संविधान का। भले आपको पता नहीं, भले आप उसे पढ़े नहीं, लेकिन वो आपको अधिकार देता है कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप जहां डीएम है, एसपी है, थाना है, पुलिस है, आप खड़े होंगे तो तुरंत आपको उसका फैसला मिलेगा। और इस समय जो लोग हैं ना, वोट का अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं, क्योंकि आपका वोट का अधिकार है तभी तो नेता आपके घर आता है।
और कल को आपको वोट का अधिकार नहीं रहेगा, कोई पूछेगा आपको? वो ऊपर ही बैठ करके अपना फैसला कर लेगा कि आज से हमने इस देश का नाम ये रख दिया, आज से जो है ये हो गया वो हो गया। आपको वोट देने का अधिकार खत्म करने के लिए वो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। जो आजादी मिली, कोई भी काम करने की, खाने पीने पहनने बोलने की आजादी, कुछ भी करने की आजादी, विरोध करने की आजादी, वो सारी आजादी को खत्म करना चाह रहे हैं। और आरक्षण मिला हम लोगों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हमको आरक्षण दिया। हजारों साल से जो लड़ाई लड़ करके हमको मौका मिला कि हम बराबर की बैठे ना। यहाँ देखो, कोई जाति बिरादरी किससे पूछा? हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं, एक जैसी कुर्सी पर हर जाति बिरादरी के लोग हाथ में हाथ डाल करके बैठे और प्रेम से बोले कि ये हमारा देश है, हम यहाँ मिल करके रहेंगे। और ये लोग क्या करना चाहते हैं? इस जाति को जाति से लड़ा दो, इनको उनसे लड़ा दो। आप लड़ेंगे क्या? लड़ेंगे? संविधान बचाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? यही अपील करने आए। 13 मई को वोट पड़ेगा। पहले जितना वोट हुआ, कोई गलती हो गई हो, आपको कोई नाराजगी हो समाजवादी पार्टी से, कुछ दिन के लिए भूल जाइए, क्योंकि इनसे तो आप लड़ सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी आपको गोली मार रहा है और एक आदमी लाठी मार रहा है, कौन ज्यादा खतरनाक है? मान लीजिए कोई गलती हुई, लाठी वाले से बचे रहेंगे तो लड़ सकते हैं ना। और खत्म कहानी तब समझदार को इशारा का, समझ गए? अगर संविधान ही नहीं रहेगा, लड़ोगे किससे? इसलिए कोई मतभेद हो, गांव के लोगों, बुजुर्ग लोगों, सम्मानित लोगों, कोई जाति बिरादरी का झगड़ा हो, कोई पार्टी का झगड़ा हो, आज की तारीख में सारा झगड़ा खत्म कर दीजिएगा। हम जैसे लोग, माननीय विधायक जी आए हुए, आप विधायक हैं और देखिए कितनी विनम्रता से इतनी दूर चल करके आकर के अपील कर रहे। क्यों? क्योंकि हम समाजवाद के विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम माननीय नेताजी के विचार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार कि सबको सबके हिस्से का हक मिल जाए, सब मोहब्बत प्यार से रहे, और इस विचार को लाने के लिए 13 मई को अपना वोट तो आप डालिएगा ही डालिएगा, अपने साथ हर एक आदमी का वोट जरूर डलवाइएगा। क्योंकि ये लोग वोट से आए थे तो वोट से ही जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि परेशान करें। तो जिस दिन वोटिंग होगी, परेशान करना शुरू कर दिया है कि नहीं? अभी यहाँ प्रधान जी आपके घर पे मीटिंग हो रही है, बधाइयों में देखिए 50-50 लोगों को पुलिस उठा ले गई। क्यों उठा ले रहे हो भाई? राजनीतिक लड़ाई है तो राजनीतिक तौर से लड़ो। तुम पुलिस प्रशासन से परेशान करते हो, कभी वोटर लिस्ट में नाम काट दिया, कभी किसी पे मुकदमा कर दिया, कभी किसी उठा लिया, ये सब आपके साथ किया जाएगा। लेकिन डरना नहीं है, एकजुट रहना है, और वोट डलवाना सबसे जरूरी है। क्योंकि वोट अगर नहीं डला तो कोई फायदा नहीं। 50-50 अगर दोनों तरफ पड़ गया तो 51 वोट जिसको मिल गया वो जीत गया कि नहीं? तो अगर 100 वोट पड़ेगा तो उसे जीतने के लिए 51 वोट चाहिए, और मान लीजिए 50 वोट पड़ा तो उसको जीतने के लिए केवल 26 वोट चाहिए। समझ गए कि नहीं? अगर वोट ज्यादा पड़ेगा तभी वो हारेंगे, और अगर वोट ज्यादा पड़ेगा तभी उनका जो पुलिस का प्रशासन का दमन है, अन्याय है। और मशीन जान रहे, मशीन में भी तो घपला, लेकिन अब तो बदला नहीं जा सकता, अब तो चुनाव उसी से हो रहा है। निगरानी लेकिन करनी पड़ेगी कि नहीं? 13 मई को वोट डलवाना है, एक एक आदमी का वोट डलवाना है, जिम्मेदारी निभाइए। कोई झगड़ा लड़ाई करने आए तो एकजुट होकर के खड़े हो जाइए, लड़िएगा नहीं, लेकिन किसी से दबने का भी नहीं कि आपका हक ही कोई छीन लेगा। और 13 मई को इतना वोट डलवाइए कि मशीन का आवाज दिल्ली तक चली जाए, ये जरूरी है। और साइकिल का चुनाव निशान, इतने अच्छे प्रत्याशी आपको मिले, यही बात कह के खत्म कर रहा हूं। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य उनका नाम है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, मुफ्त में जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको मुफ्त में इलाज कराते हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चुन चुन करके नए लोगों को मौका दिया है जो आगे समय तक लोगों का काम करेगा। तो ऐसे प्रत्याशी को वोट दें, और 10 साल जो सांसद रहा उससे हिसाब मांगिए। कोई काम नहीं किया तो भाई रोटी पलट दो, वरना जल जाएगी खाने लायक नहीं। यही कहने आया। और 4 जून को गिनती होगी, तो जहां जहां गिनती होगी जिम्मेदार लोगों, वोट डलवाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है वोट गिनवाना। कोई घपला ना होने पाए, कोई घपला। अभी मैं आ रहा था तो अभी एक लोग कहानी सुना रहे थे कि प्रधान जी के बारे में, मैं नहीं बताऊंगा किसके बारे में, समझ जाएंगे सब लोग, कि इतने बार प्रधान रहे और घपला करके 1 वोट से चुनाव हरवा दिया। अब समझ जाइए, अब कुछ इशारा कर
पता है ना भाई, एक वोट से हरा दिया तो हार गए ना। आज की तारीख में नहीं है प्रधान ने। अब कहते रहिए लोगों से कि जबरदस्ती हरवा दिया, धोखे से हरवा दिया। आप अगर धोखा खा गए तो फिर कोई आंसू पूछने थोड़े रोज रोज आएगा। तो इस गलती से सीख लीजिए और 4 जून तक निगरानी रखिए। 13 को एक एक वोट जो नाराज है हाथ जोड़ के उसके घर चले जाइए। हर जाति बिरादरी के लोग, हम लोग अलग अलग जाति बिरादरी के लोग घूम रहे हैं साथ में, क्योंकि हम सब लोग समाजवादी विचार के लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग, सबको साथ लेके चलते हैं। इसलिए कोई नाराज हो, कोई बात हो तो हाथ जोड़ लीजिएगा। 13 मई को इतना वोट डालिए कि 4 जून को जब गिनती शुरू हो तो 8 बजे के आसपास गिनती शुरू हो और 12 बजे तक आपका प्रत्याशी। और अगर कोई गड़बड़ी हो तो एकता से ही रोक पाएंगे ना। अब डीएमएसपी से तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन आप अपनी ताकत जनता की रहेगी तो आप अपने साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जहां दब्बू होते हैं वहां जालिम पनपते हैं, ये बात याद रखिए। दब्बू समझते हैं ना, अगर दबोगे तो जहां दबोगे वहां जालिम पैदा होगा, और गलत के खिलाफ आंख में आंख डाल करके बोलोगे तो कोई हिम्मत नहीं है आपके साथ कोई गलत कर। इतना एक करके आपसे निवेदन, एक एक वोट नवल किशोर जी को पड़ेगा। आज के दिन से डलवाएंगे वोट। 95% वोट डाल रहे हैं एक बार, और हर बार नहीं, हर बार पढ़ता तो जीतता काहे नहीं। हर जगह सब कहता है यहाँ से पढ़ा, लेकिन और कह रहा हूँ अगर पढ़ा है इस बार और डालो। अब तो इसका फैसले गढ़िए ना। अब की ऐसा करो, पीछे की बात हो गई जो हुआ, इस बार ऐसा करिए। यहाँ पढ़ रहा है तो बगल में जहाँ नहीं पढ़ रहा है वहां की जिम्मेदारी लीजिए। बात समझिए कि नहीं, जहाँ नहीं पढ़ रहा वहां की जिम्मेदारी ले लीजिए और सबको हाथ जोड़ के समझाइए। फैसला हम तब रिजल्ट मानेंगे। विद्यार्थी रोज कहे हम बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और परीक्षा में फेल हो जाए तो कहेंगे मेहनत में कोई कमी नहीं भाई, रिजल्ट हम देखेंगे। इसलिए अब की अगर ये इलाका बहुत मजबूत है तो इस इलाके के सम्मानित लोगों से निवेदन है, अगल बगल जहां लोग कमजोर हैं उनको मदद कर दीजिए, उनको मदद कर दीजिए और सबको मदद करके एकदम एक एक वोट कीमती है और वोट डाल करके इस बार जिताइएगा। फिर हम लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग आपसे बात करेंगे। संविधान बचाना है, देश विरोधियों को वापस ले जाना है। और लूट वाली बात तो हमने कही नहीं, जेब से पैसा निकालना। वैक्सीन लगवाइए सबको, दवाई वाला पता चला, वैक्सीन लगवाइए। आजकल कह रहे हैं गड़बड़ वैक्सीन बन गई है, उससे हार्ट अटैक आ रहा है। और जो वैक्सीन बनाया उस कंपनी से 500 करोड़ रुपया चंदा ले लिया। बताओ, पता नहीं आप चंदा लेकर के लूट लिया, सब वसूली कर ली। और हमको कह रहा है कि भाई 5 किलो अनाज अपने फूफा घर से थोड़ा दे रहे हो। 5 किलो अनाज तो हमारे पैसे की कमाई है ना, वो आप अपने घर से नहीं दे रहे। अनाज उनका नहीं है, अनाज हमारा है। पहले 1 रुपया 2 रुपया किलो मिलता था, अब फ्री कर दिया तो 5 किलो अनाज के हम 10 किलो अनाज लेंगे। लेकिन झूठों और लुटेरों को सरकार से बाहर करेंगे। ये हमारा अनाज है, हम पैदा करते हैं, हम खाएंगे, लेकिन झूठ और लूट की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।